पे अपन आईआईटी और नीट के सवाल करेंगे, ठीक है। ओके, टू पिट बॉल्स ईच कैरिंग चार्जेस प्लस क्यू आर हंग फ्रॉम अ हुक बाय टू स्ट्रिंग्स. इट इज फाउंड दैट व्हेन ईच चार्ज इज ट्रिपल्ड एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स डबल. वेस्ट बंगाल जेई का सवाल है भाई साहब, ठीक है. व्हाट वाज द इनिशियल एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स? चलिए फटाफट करना है भाई साहब, क्विक क्विक जल्दी से. It is found that when देखो two pith balls each carrying a charge plus q are hung from a hook by two strings, it is found that when each charge is tripled, angle between the strings double. What was the initial angle? तो आप देख लो भाई साहब, यहाँ पे सिनेरियो कुछ इस तरह रहेगा. अभी ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है. ये आपका हो गया भाई साहब प्लस क्यू चार्ज, ठीक है. ऑब्वियसली यहाँ पे टेंशन टी डेवलप होगा, यहाँ पे टेंशन टी डेवलप होगा. दोनों में एक फोर्स भाई साहब इस तरफ लगेगा, है ना. ये आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके. सो लेट्स, तो दोनों में भी भाई साहब एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब? ये थीटा हो गया, लेट्स से ये थीटा हो गया भाई साहब, ठीक है. ये आपका एंगल थीटा हो गया, ये आपका एंगल भाई साहब हो गया थीटा, ये वाला भाई साहब एंगल हो गया आपका थीटा, ये वाला एंगल थीटा हो गया, ठीक है. क्लियर है? ओके भाई साहब, बताइए फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स दोनों पे कितना लग रहा होगा? के क्यू स्क्वायर बाई, लेट्स से ये हो गया आपका टी, है ना. या आर ले लो भाई साहब, चलो आर. तो ये वाला कितना हो जाएगा? आर बाई टू. ये वाला भी कितना हो जाएगा? आर बाई टू. सिंपल है भाई साहब, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. ये सब अपने को प्रूव नहीं करना है. तो आर बाई टू का स्क्वायर, ठीक है, नहीं आर का स्क्वायर ना, दोनों के बीच में आर का स्क्वायर है. तो ये हो गया आपका के क्यू स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर. ये हो गया आपका फोर्स, ठीक है. ओके, नाउ आपका अगर मैं देखो यहाँ पे अगर मैं निकालू यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? फोर्स इस तरफ है, ठीक है, और आपका भाई साहब मास, इसका मास किस तरफ है? इस तरफ है, ठीक है. तो फोर्स इज ऑन दिस साइड, फोर्स आपका भाई साहब इस तरफ है और मास भाई साहब इस तरफ है. तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? tan थीटा की वैल्यू, अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब. एफ और एम जी को अगर मैं निकालूं तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan थीटा विल बी इक्वल टू, बोला हो, बोला जल्दी से बोला. थीटा है ना, एम जी अपॉन एफ लिख सकते हैं अपन, ठीक है. दिस विल बी एम जी अपॉन एफ. क्या ये समझ में आ रहा है? एफ की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो ये हो गया एम जी, ठीक है, एम जी. और इधर कितना हो जाएगा बोलो? के क्यू स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर. ये हो गया आपका भाई साहब tan थीटा, ठीक है. समझ में आ रहा है? ये एम जी, ठीक है, ओके. अभी 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 आप भाई साहब अगर देखोगे यहाँ पे, लेट से आपका स्ट्रिंग का लेंथ है एल, ठीक है, और ये हो गया आपका आर बाई टू. तो आपका यहाँ पे साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? पर आर बाई टू अपॉन एल. तो आर बाई टू एल इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना. क्लियर है? ये हो गया आपका साइन थीटा. तो भाई साहब अगर हम यहाँ पे करते हैं आपका क्यू को बढ़ाएं तो थीटा का, यहाँ पे हमको क्यू और थीटा के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, है ना. तो कंफ्यूज हो रहे हैं यार अपन. तो विद बॉल कैरिंग अ चार्ज हंग फ्रॉम अ हुक बाय टू स्ट्रिंग, इट इज फाउंड दैट व्हेन ईच चार्ज इज ट्रिपल्ड एंगल. हमको यहाँ पे देखो चार्ज, चार्ज मतलब ये क्यू, ठीक है. ये क्यू को अगर हम ट्रिपल करते हैं बिटवीन द स्ट्रिंग्स डबल, द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स डबल. ओके, एंगल का भाई साहब डबल हो जाता है. व्हाट वाज द इनिशियल एंगल बिटवीन? तो आपको यहाँ पे चार्ज और थीटा के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है. तो हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एम जी. हाँ, ये हमने गलती कर, ठीक किया था ना हमने, एफ एफ बाई एम जी नहीं, एम जी बाई एफ कर दिया था. ओके, ठीक है. tan थीटा अगर हम इसको लेते हैं, चलिए इसको अगर हमने ले लिया, एक ही बात होगी अगर इसको थीटा लिया तो. ओके, तो ये हो गया आपका एफ अपॉन एम जी. तो tan थीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी? एफ अपॉन एम जी. अभी देखो ये वाला डिस्टेंस कितना ले लिया हमने? 2x ले लिया लेट्स से, ठीक है. तो आपका भाई साहब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाला हो जाएगा x, x अपॉन एल. ये हो गया आपका x अपॉन एल. अभी f की वैल्यू भाई साहब क्या होती है देखो? k क्यू का स्क्वायर अपॉन कितना भाई साहब बोलो? 2x का स्क्वायर, है कि नहीं? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2x, तो k क्यू का स्क्वायर. तो tan थीटा की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? f के जगह पे लिखेंगे k क्यू का स्क्वायर अपॉन 2x का
स्क्वायर दैट इज 4x का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन mg, ठीक है, अपॉन mg, ठीक है। सो tan थीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, k q का स्क्वायर mg 4mg x का स्क्वायर, ठीक है, 4mg भाई साहब x का स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे आप देख लो भाई साहब, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो अभी इस x को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये x जो है, ठीक है, x बाई एल, आपने वो कॉन्स्टेंट्स लाने हैं, देखो x बाई एल, लेट्स से ये लेंथ है, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, l साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, q स्क्वायर बाई 4, q स्क्वायर बाई यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब कितना, tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका k q स्क्वायर 4 mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप लाना है किसमें, थीटा और क्यू में, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको अगर मैं इधर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, बोलो tan थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 4mg l का स्क्वायर। लेंथ जो है स्ट्रिंग का वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, मास ऑफ द पिट बॉल्स दिस विल बी कांस्टेंट, जी भी आपका कांस्टेंट, और ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ही। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलो tan थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q का स्क्वायर। अभी आपको सवाल में क्या दिया गया भाई साहब, सवाल में ये दिया गया है कि इट इज फाउंड देन व्हेन ईच चार्ज इज ट्रिपल्ड, तो आपने भाई साहब चार्ज को ट्रिपल कर दिया है, तो ये हो गया आपका भाई साहब, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 का स्क्वायर बाई Q2 का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, और अपना क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पे एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स डबल, ये हो जाएगा आपका tan थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2। क्या ये समझ में आ रहा है, ये होना चाहिए, आपने निकाल लिया इसको। ओके, अभी देखो Q1, अभी व्हेन ईच चार्ज इज कितना, चार्ज तो आपने कितना कर दिया भाई साहब, when each charge is tripled the angle between the strings gets doubled, तो यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलो ये हो गया आपका 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, Q2 आपका ट्रिपल हो गया है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर दैट इज 9, ये रेशियो आपका कितना हो जाएगा 1/9। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसको ट्राई कीजिए, तो आपका यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 आपका डबल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हुए 30 60 45 90, 30 से ट्राई कर लो भाई साहब, tan थीटा tan 30 की वैल्यू कितनी आती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है, और sin 30 की वैल्यू कितनी आती है 1/2, है ना, इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे tan ये आना चाहिए 1/9। अभी यहाँ पे देखो tan थीटा 2 मतलब कितना हो गया tan 60 की वैल्यू कितनी आती है √3, और sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2 इसका स्क्वायर। अभी ये वाला रेशियो देखो भाई साहब यहाँ पे कितना आ गया 1/√3 इंटू 1/4, और इधर कितना है भाई साहब √3 इंटू √3 का स्क्वायर मतलब 3/4, है ना, 3/4, ये 4 और ये 4 भाई साहब कैंसिल हो गया, 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो √3, ये वाला √3 और ये जो 3 बचा ये कितना आ रहा है बोलो 1/9। तो 30 डिग्री के लिए लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका 1/9 आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी आपका 1/9 आ रहा है, तो आपका 30 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे आपका एम्स का सवाल है 2018 का असर्शन रीजन का। The property that the force with which two charges attract or repel each other are not affected by the presence of a third charge. The property that the force with which two charges attract or repel each other are not affected by the presence of a third charge. क्या ये सही है? देखो भाई साहब यहाँ पे आपके चार्जेस हैं, तो आप समझ लो यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है। अगर मैं कूलम फोर्स देखूं तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। क्या यहाँ पे Q3 के प्रेजेंस से ये इंपैक्ट होने वाला है? नहीं। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि Q3 का इसके साथ ये सारे फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट करेगा चाहे Q3 या Q4 एग्जिस्ट करे या ना करे, दिस विल एग्जिस्ट, ठीक है। सो द प्रॉपर्टी दैट द फोर्स विथ व्हिच टू चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, ठीक है, इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड चार्ज। एक थर्ड चार्ज के प्रेजेंस की वजह से ये इंपैक्ट नहीं होगा। इज इट करेक्ट?
ठीक है, इसको अपन भाई साहब सुपर इंपोजिशन से करते हैं, तो दिस इज बेसिकली करेक्ट। Force on any charge due to a number of other charge is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time। ठीक है, क्या ये सही होगा भाई साहब? इज इट करेक्ट हो? ठीक है, सो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो दोनों भी करेक्ट हैं, ये वाला जो है ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी और ये वाला प्रॉपर्टी अलग, दो अलग चीजों की बातें कर रहे हैं हम। यहाँ पे बोल रहे हैं कि Q1 और Q2 में जो फोर्स है अट्रैक्शन का हो या रिपल्शन का, वो किसी तीसरे या चौथे चार्ज से इंफ्लुएंस नहीं होने वाला। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम भाई साहब, जो टोटल फोर्स एग्जिस्ट करेगा एक सिस्टम ऑफ चार्जेस में, वो वेक्टर सम होगा। दोनों अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? कूलम्स लॉ भाई साहब, ये कूलम्स लॉ से होता है, और कूलम्स लॉ में भाई साहब Q3 का कोई स्थान नहीं है या Q4 का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, सो बोथ आर करेक्ट, हाउएवर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ओके। All the charges in a conductor get distributed on whole of its outer surface. In a dynamic system, charges try to keep their potential energy minimum. देखो एक कंडक्टर है, कंडक्टर में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आपका जो इंसुलेटर रहेगा वहां पे चार्जेस जमा होते हैं, लेकिन कंडक्टर में चार्जेस फैल जाएंगे। ठीक है, ऑल द चार्जेस इन अ कंडक्टर गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द होल ऑफ इट्स आउटर सरफेस। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। इन अ डायनेमिक सिस्टम चार्जेस ट्राई टू कीप देयर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी हाई होगी, विच इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका दोनों भी सही है। ठीक है, एंड आपका जो रीजन है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम आर हेल्ड ड्यू टू कूलम फोर्सेस। इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, अरे भाई साहब एटम में क्या होता है? एटम में होता है ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में कूलम फोर्सेस है कि नहीं है भाई साहब? ठीक है, द एटम इज स्टेबल ओनली बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू कूलम फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू कूलम्स लॉ इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपका भाई साहब ये एटम देखो स्टेबल क्यों है? ये इलेक्ट्रॉन पे क्या लग रहा है भाई साहब? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आप ऐसे ही कैलकुलेट करते हो ना, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज लगता है? के क्यू, लेट्स से के ई है ना, ई का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ऐसे तो हम भाई साहब वेलोसिटी निकालते हैं किसी इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ओके चलिए एम्स का सवाल, असर्शन और रीजन का। 4 point charges Q1, Q2, Q3 and Q4 are as shown in the figure. The flux over the shown Gaussian surface depends only on charges Q1 and Q2। क्या ये सही है? क्योंकि आपके गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्या है वही मैटर करता है। फ्लक्स क्या होता है भाई साहब? फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको अपन EDS भी लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट। नाउ रीजन, electric field at all points on the Gaussian surface depends only on the charges Q1 and Q2। दो चीजें हैं, एक में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं जो करेक्ट है, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वही मैटर करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब चार्जेस पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब आपके सारे चार्जेस का वेक्टर सम होगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द गॉसियन सरफेस, इट विल डिपेंड ऑन Q3, Q4, Q5, any charges, any number of charges। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन द गॉसियन सरफेस डिपेंड ऑन द चार्जेस, तो ये आपका रीजन गलत है। दिस इज बेसिकली रॉन्ग, दिस इज करेक्ट बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, सो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, तो सी आपका हो जाएगा भाई साहब ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिपेंड ऑन Q3 एंड Q4, आउटसाइड द गॉसियन सरफेस चार्जेस भी उस पर डिपेंड करेगा। A charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q. The system of three charges, अरे बाप रे इतने सारे, क्या हो गया भाई साहब? बहुत फेमस सवाल है तो। A charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges। तो यहाँ पे भाई साहब एक चार्ज है Q का, यहाँ पे भाई साहब एक चार्ज है Q का, at the center of the line। तो ये हो गया भाई साहब आपका Q। ठीक है, लेट्स से आपका भाई साहब यहाँ पे था डिस्टेंस, हम 2x ले लें, यहाँ पे इसको x ले लेंगे, x को x ले लेंगे। ठीक है, विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू, अच्छा जी, तो इक्विलिब्रियम अगर Q इन द सेंटर ऑफ द लाइन है ना, तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाए, कब होगा भाई? Q इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई
x का स्क्वायर, तो इसमें कैसे करेंगे भाई साहब, तो सब गड़बड़ा जाएगा। अरे बोलो ना बोलो भाई साहब। A charge q is placed at the center of the line joining two equal charges. The system of three charges will be in equilibrium. बताइए कैसे करेंगे भाई साहब। आप ना इसको लेंगे ना तो नहीं निकाल सकते, इसको लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो इस पे एक रिपल्सिव फोर्स आएगा इसके वजह से, और इस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, इसको पकड़ के रखा है ना, तो ऑब्वियसली ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो आप इस पे इसकी वजह से फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 2x का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, और इस पे इसकी वजह से फोर्स ये इक्वल होना चाहिए, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का स्क्वायर बाई x का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? क्यू और ये कैपिटल क्यू, ठीक है, क्यू और क्यू, ठीक है, ओके। ये कैंसिलम, ये कैंसिलम, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका क्यू स्क्वायर बाई 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू बाई x का स्क्वायर। ये कैंसिलम, ये कैंसिलम, और ये भाई साहब आपका कैंसिल, तो ये आपका क्यू क्या हो जाएगा, क्यू, या अपन लिख सकते हैं क्यू बाई 4। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाई 4। अभी ये माइनस में होगा या प्लस में, माइनस होना चाहिए, तभी तो अट्रैक्शन फील्ड ये होगा। ठीक है, सो इट विल बी माइनस क्यू बाई 4, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, माइनस क्यू बाई 4, आंसर बी। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए बस अब नीट का सवाल 2017 का। सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज माइनस ई एंड द अदर इज ई प्लस डेल्टा ई। देखो प्रोटॉन, सवाल को समझो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ई, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19। लेट्स से इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है चार्ज का, एक का चार्ज है ई और दूसरे का चार्ज है, मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस ई और प्रोटॉन का चार्ज कितना है, ई प्लस डेल्टा ई, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than the atomic size apart is zero, then delta is of the order, order मतलब 10 raised to जो होता है उसको निकालेंगे। ठीक है, नीट। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई साहब, बताइए इसका क्या होगा। देखो आपको तो पहले हाइट, तो आपका प्रोटॉन्स और एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना हो गया, ई प्लस डेल्टा ई, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, माइनस ई। तो भाई साहब नेट चार्ज कितना हो गया, डेल्टा ई, मतलब हाइड्रोजन एटम में नेट चार्ज डेल्टा ई का हो गया। ठीक है, अब आओ भाई साहब इस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स ये कितना हो जाएगा बोलो, जी एम हाइड्रोजन का स्क्वायर m1 m2 अपॉन लेट से आर का स्क्वायर, जो भी इनके बीच में डिस्टेंस है ना, जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर होता है। ओके, तो दो हाइड्रोजन एटम ऐसे प्लेस्ड हैं, ये एक हाइड्रोजन एटम और ये एक हाइड्रोजन एटम, इनके बीच में डिस्टेंस है भाई साहब आर। ठीक है, और ये इसका मास h और इसका मास h, ऑब्वियसली इसका चार्ज कितना हो जाएगा, इसका चार्ज डेल्टा ई, इसका चार्ज डेल्टा ई। ठीक है, इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक and force and gravitation force between a distance d apart is zero, net electrostatic force if the net of, अच्छा मतलब इन दोनों का नेट, मतलब अगर ये जीरो होगा तो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स है इन दोनों का जीरो है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू के डेल्टा ई का स्क्वायर, है ना, अपॉन आर का स्क्वायर। के की वैल्यू है भाई साहब 9 इंटू 10⁻⁹, डेल्टा ई का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है यहाँ पे, ये दोनों बराबर हो गए, मतलब G इंटू ये वाला बताओ कितना हो गया, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इसका स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, और वहां हो गया भाई साहब आपका डेल्टा ई का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, कैंसलम कैंसलम। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है ना, कितना आता है, 10⁻⁻11 है ना, भाई साहब ओके। तो ये हो गया आपका डेल्टा ई का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका डेल्टा ई का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, डेल्टा ई का स्क्वायर हो गया आपका
1.67 into 10 raised to minus 11 into 1.67 into 1.67, ठीक है, 1.67 into 1.67, और बोलो भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू, और भाई साहब कितना, इंटू 10 रेज टू माइनस 54, है ना, 10 रेज टू माइनस 54 हो गया ना ये, 1.67 into 1.67 into 10 रेज टू माइनस 54, ओके, अपॉन 9 into 10 रेज टू 9, तो ये हो गया भाई साहब अपॉन 9 into 10 रेज टू 9। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 16 into 16, तो ये हो गया आपका 2.56 हो जाएगा, कुछ 2.5 into 6, तो ये आपका हो गया भाई साहब कितना, 1.2, 1.2 डिवाइडेड बाय 9, 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, ये देखो भाई साहब, ये 16 into 1.6 into 1.6, दैट विल बी 2.56, 2.56 into 6 अप्रोक्सीमेटली 12 आ जाएगा, 2 6 12 या 18 अप्रोक्सीमेटली, अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ, ठीक है। अब भाई साहब ऑर्डर चाहिए यहाँ पे, 9, यहाँ पे 10 रेज टू माइनस 11 हो गया, 10 रेज टू माइनस 11, और यहाँ पे भाई साहब कितना हो गया, 27 टू जा 54, बराबर है भाई साहब 54, ठीक है, और ये हो गया भाई साहब माइनस 9, बाप रे, कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब, माइनस 11, अच्छा हाँ, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, ठीक है, ये आपका डेल्टा ई का स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा बोलो, माइनस 11 माइनस 54, ये हो गया भाई साहब 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, माइनस 65 माइनस 9, 9 प्लस 5 14, 6 प्लस 1 7, माइनस 74, माइनस 74, तो ये हो गया आपका 1 पॉइंट कुछ रहेगा इंटू 10 रेज टू माइनस 74, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 1 पॉइंट का कुछ 1 अंडर रूट आएगा, और 10 रेज टू माइनस, ये हो जाए माइनस 37, तो डेल्टा ई का भाई साहब ऑर्डर कितना हो गया, 10 रेज टू माइनस 37, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, 10 रेज टू माइनस 37, क्लियर भाई साहब, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसमें करना है, टू आइडेंटिकली चार्ज स्पीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू massless strings of lengths are initially at a distance d apart because of their mutual repulsion. The charges begin to leak from both the spheres at a constant rate. As a result, the spheres approach each other with a velocity v. Then v varies as a function of the distance x between the spheres. NEET 2016-2013 repeat हुआ है भाई साहब, चलिए इसको निकालना फटाफट, क्विक क्विक क्विक। हो गया, डन डन डन, टू आइडेंटिकली चार्ज स्फीयर्स बाय अ मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एल, दोनों का भी भाई साहब आपका स्फीयर का लेंथ कितना है, एल है, दिस लेंथ इज बेसिकली हाउ मच, एल, है ना, ठीक है, ओके, बाय टू मासलेस एंड आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस डी, दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितना है भाई साहब, डी, बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन द चार्जेस बिगिन टू लीक, क्या यहाँ क्यों आई है, 7 बजे तक है आपका पेपर, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, 1 घंटे पहले तो लिख के जाओ उसमें कितने मार्क्स आएंगे, 7 बजे तक है पेपर, है ना, कितने दिन घंटे का पेपर होता है ना आपका प्रीलिम्स मराठी का, तो क्या मजाक चल रहा है क्या इधर, बैठिए लिखिए, मैं छोड़ने वाला नहीं किसी को, ठीक है, स्कूल में पेपर खत्म हो गया, टीचर बोलेगी हेड डाउन कर लो भाई साहब, हैं, और वरना वहां पे लिखिए कितने मार्क्स आएंगे, आपका पेपर कौन सा है, वही तुम्हारा, इधर आओ, जिसके किसके पास, तुम्हारा कितना 2 है, इधर बैठो किधर ही, अरे यार तुम लोग ये डिस्टर्ब क्यों करते हो, मुझे समझ में नहीं आता है, 2 है, आप इधर बैठिए, क्या ये क्या मतलब कोई फेरी टेल है क्या आप लोगों का,
Two identical charged spheres suspended from a common point by two massless strings of length L are initially at a distance d. तो बंद कीजिए जरा. Apart because of their mutual repulsion. तो यहाँ पे distance d apart है. The charges begin to leak from the spheres. यहाँ पे भाई साहब charges leak हो रही हैं, ठीक है? The charges are getting leaked, ठीक है? At a constant rate. As a result, the spheres approach each other with a velocity v. अभी भाई साहब जैसे जैसे charges leak होता जाएगा, they will come closer to each other. Why? Because there is a reduction in the force, ठीक है? Then v varies as a function of x. बताइए कैसे करेंगे इसको? F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q का स्क्वायर बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा D का स्क्वायर, है ना? ये आपका फोर्स विच इज एक्टिंग इनिशियली, ठीक है? ओके, बिकॉज द म्यूचुअल रिपल्शन द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट. तो यहाँ पे आपका समझ लो dq by dt हो रहा है, ठीक है? तो लेट्स से dq by dt is the rate at which the charges are leaking, ठीक है? At a constant, as a result, the spheres approach each other with a velocity v. The very, बताइए भाई साहब कैसे करेंगे आप इसको? तो आपका df, अगर आपका चार्जेस लीक हो रहा होगा तो आपका फोर्स भी कम होता रहेगा, ठीक है? तो दोनों तरफ आप भाई साहब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी. भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो? दोनों तरफ अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका यहाँ पे द वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ टी द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स एज अ स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर विद अ वेलोसिटी देन v वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ टी बिटवीन द स्फीयर्स. ओके, तो आप भाई साहब दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो इधर कितना हो जाएगा बोलो? df by dt. ये तो भाई साहब कांस्टेंट हो गया. इधर कितना हो जाएगा बोलो? वेलोसिटी v 2q, ये हो गया dq by dt, ठीक है? और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी प्लस यहाँ पे हो गया आपका कितना? डी टी का स्क्वायर बाई डी टी. ये -2 है ना? तो ये हो जाएगा आपका 2q डी क्यू बाई डी टी माइनस 2d डी बाई डी टी. अभी ये आपका भाई साहब क्या है? ये dx बाई डी टी तो है, तो ये आपका हो जाएगा भाई साहब वेलोसिटी ट्वाइस इनटू वेलोसिटी, है ना? क्योंकि आपका ये कम होता जा रहा है, x डिस्टेंस कम होता जा रहा है. और ये हो गया आपका भाई साहब 2q डी क्यू बाई डी टी. दिस इज इक्वल टू आपका फोर्स df by dt. Okay, okay. As a result, the spheres approach each other with a velocity, and v varies as a function of distance x. देखना पड़ेगा भाई साहब इसका कैसे करेंगे. ओके, ओ यहाँ पे भाई साहब ये सब है. चलिए भाई साहब यहाँ पे आपका टेंशन डेवलप होगा इसमें. तो ये ऑब्वियसली टेंशन अगर डेवलप होगा तो दिस विल बी टी साइन थीटा, दिस विल बी टी कॉस थीटा. इधर आपका mg है, दिस डिस्टेंस इज d. तो टी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? mg. टी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? f. तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 by 4 pi epsilon naught q square by d square, ठीक है? तो tan थीटा की वैल्यू, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू दिस विल बी इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q square by d square. और यहाँ पे हो गया भाई साहब mg. ओके, ठीक है. When the charges begin to leak from both these spheres at a constant rate, तो tan थीटा की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे है x स्क्वायर mg, ठीक है? ओके, तो x by 2l. ओके, तो ये हो गया x by 2l. tan थीटा कहाँ x by 2l है भाई साहब? मैम मुझे बताएंगे जरा इन लोगों को आपने क्यों छोड़ दिया है उधर? वो मुनज्जा आधे घंटे बाद आती है, फिर से मैंने को पेपर पूरा रैप अप करके फिर से करना पड़ता है. ये लोग 7 बजे तक इनका पेपर है, अभी चले आए लोग. मैं पढ़ाऊं कि यही सब करता रहूं? वो मुनज्जा आधे घंटे बाद क्यों पेपर जमा करने आएगी? मेरे पास नहीं है. है ना?
व्हेन चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट, देन यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब आपका x/2l, x/2l। ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई साहब, ये टेंशन हो गया टी, दिस इज बेसिकली टेंशन। तो ये हो गया आपका टी साइन थीटा और ये हो गया टी कॉस थीटा। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो टी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी कॉस थीटा मतलब इस तरफ है, ये mg को बैलेंस करेगा, तो टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू mg एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब आपका फोर्स, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर। ठीक है। तो अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, tan थीटा विल बी इक्वल टू, tan थीटा विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर अपॉन भाई साहब आपका क्या हो जाएगा mg। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब, ये हो गया क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर mg। ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका tan थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब आपका tan थीटा कितना हो जाएगा बोलो, तो ये समझ में आ रहा है भाई साहब, tan थीटा विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय d स्क्वायर mg। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ओके। व्हेन चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट, तो tan थीटा की देखो, आपका जब थीटा स्मॉल होता है तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है बोलो, x/2, x/2 अपॉन l, सो दैट विल बी x/2l। तो ये हो गया भाई साहब आपका साइन थीटा का वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। तो tan थीटा की जगह पे हम साइन थीटा लिख सकते हैं, तो x/2l 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर x स्क्वायर। अब ये d का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब, x। ठीक है भाई, आपका d दिया हुआ था लेकिन हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, ये कम होता जा रहा है, तो दैट विल बी x स्क्वायर mg। ठीक है। तो अगर हम इस पूरे कांस्टेंट को हटा दे, देखो ये वाला पार्ट आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और भाई साहब ये वाला पार्ट आपका कांस्टेंट है, अगर हम इस कांस्टेंट को हटा दे तो प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशनशिप आ जाएगा विच विल बी x/2l विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर बाई x स्क्वायर। तो ये आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका भाई साहब q स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का q। तो आपका भाई साहब q क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x 3/2। तो आप यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा q विल बी, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना, देखो अगर मैं इनको दोनों को डिफरेंशिएट करूं तो dq बाई dt, ठीक है, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 3/2x और 3/2 - 1, 3/2 - 1 dx बाई dt, है ना भाई साहब, ये हुआ क्लियर है। तो आपका dq बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2x, आपका हो गया हाफ dx बाई dt, आपका क्या हो जाएगा v। ठीक है। तो ये आपका चार्ज रेट का लॉस है, लॉस ऑफ, और ये आपका भाई साहब x, तो ये हो गया v। तो अगर हम इसकी बात ना करें, देखो यहाँ पे अगर हम v को या इसको इस तरफ लेकर आए तो v की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेट्स से 3/2। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/x रेज टू हाफ dq बाई dt। ठीक है।
तो आपका x रेज टू माइनस हाफ की प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ है, अगर हम इसको इग्नोर करते हैं और इसको इग्नोर करते हैं, v के साथ, ठीक है। सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू माइनस हाफ। इतना मैथमेटिक्स भाई साहब नीट वालों को आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट फटाफट। 2022 का सवाल है, वेस्ट बंगाल जेई, फटाफट। हो गया। A neutral conducting solid sphere of radius r has two spherical cavities of radius a and b as shown in the figure. Center to center distance between the two cavities is c. Center to center distance between the two cavities c. qa and qb charges are placed at the centers of the cavities. Cavities के बीच में है, ठीक है। The force between q and qb. लल्लू बन सवाल है एकदम से भाई साहब। ऑप्शन ए सिंपल। देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये सब कुछ ना आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ये क्यूए चार्ज है और ये क्यूबी चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है, सी। आपने अभी अभी पढ़ा कि भाई साहब किसी दूसरे चार्ज की वजह से कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच में इंपैक्ट नहीं होता है। यहाँ पे तो दूसरा चार्ज भी नहीं है, सिर्फ बॉडी का डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इफेक्टिवली क्या है, यहाँ पे एक चार्ज है भाई साहब आपका क्यू ए और दूसरा चार्ज है भाई साहब आपका क्यू बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का है भाई साहब, सी। कूलम्स लॉ अप्लाई करते हुए आंसर आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन सी का स्क्वायर। बस खत्म भाई साहब, ठीक है। दिस वुड बी द ऑप्शन। क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए बाई क्यू बी अपॉन सी का स्क्वायर। ओके चलिए भाई साहब इसको करना है। 2 point charges q are placed at the distance d apart. A third point charge q is placed at a distance x from the midpoint of the perpendicular bisector. The value of x at which the charge q will experience the maximum coulomb force. चलिए फटाफट जेई मेंस का सवाल है, क्विक क्विक जल्दी करना है। हो गया, डन डन डन। देखो दो चार्जेस हैं, मतलब सिचुएशन देखो कैसी है। यहाँ पे दो चार्जेस हैं भाई साहब कैपिटल क्यू के, ये दो चार्जेस हो गए भाई साहब कैपिटल क्यू के, और यहाँ पे एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट, ठीक है। इनके बीच में भाई साहब कितना डिस्टेंस है, डी। अब थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, यहां से भाई साहब डिस्टेंस एक्स है, और इन ये आपका भाई साहब ये सॉरी अपना चार्ज कितना है, क्यू, ठीक है। अभी द वैल्यू ऑफ एक्स at which q will experience the maximum coulomb force. maximum coulomb force मतलब आपका देखो f ये एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो df by d आपका x ये निकालना है आपको, df by dx ये जीरो करना है मैक्सिमम के लिए। समझ में आ रहा है भाई साहब? मैक्सिमम देखो फोर्स के साथ आपको पहले तो रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा x का, फिर df by dx को आपको जीरो पुट अप करना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये x हो गया। चलिए भाई साहब इसको फटाफट से करते हैं। यहाँ पे आपका भाई साहब चार्ज हो गया कितना, दिस चार्ज इज q, ठीक है, दिस चार्ज इज q, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज हाउ मच, d, ठीक है। यहाँ पे d था ना कि x था, d था, ओके। चलिए भाई साहब ये वाला चार्ज यहाँ पे भाई साहब कितना है, q, इसके वजह से कूलम फोर्स इधर, इसके वजह से कूलम फोर्स इधर, ठीक है, ओके। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, दिस इज d/2, और ये हो गया आपका भाई साहब d/2, ठीक है। ये हो गया
आपका भाई साहब डी बाई टू और डी बाई टू, ये हो गया आपका एक्स, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो आपका भाई साहब बताइए ये वाला फोर्स इस तरफ है, तो लेट्स से ये वाला एंगल आपका थीटा है, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल भाई साहब, तो ये वाला देखो क्या होगा एफ साइन थीटा और ये वाला क्या होगा एफ साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो आपका बेसिकली एफ कॉस थीटा इसका भी और एफ कॉस थीटा इसका भी, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा इस पे, रिजल्टेंट फोर्स विल बी 2f कॉस थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी हम भाई साहब 2f की वैल्यू कर ले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना, ये वाला है ना, तो ये हो गया लेट्स से l बाई l का स्क्वायर और ये हो गया आपका कॉस थीटा। अभी l भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे, l विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है, तो ये हो गया कितना भाई साहब 2 क्यू क्यू अपॉन ये हो गया आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, मतलब हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अभी cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, तो दैट विल बी x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ये अंडर रूट में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये अंडर रूट है ना भाई साहब, l मतलब ये हो गया, ओके। तो इसका वैल्यू भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स एफ डैश है जो भी है, ठीक है, तो एफ डैश विल बी इक्वल टू 2 x अपॉन भाई साहब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे बोलो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा आपका 1 और 1/2, तो ये हो गया 3/2। समझ में आता है भाई साहब, ठीक है, ओके। तो अगर हम करते हैं यहाँ पे डी एफ डैश बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू देखो, ये सब हटा दो यहाँ पे, ये सब आपके भाई साहब कॉन्स्टेंट्स हो गए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 3/2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, अपॉन भाई साहब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 3/2 और इसका भाई साहब स्क्वायर, और ये भाई साहब आप जीरो ले रहे हैं, क्यों, मैक्सिमम कंडीशन में डी एफ बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो होती है, अगर ये जीरो है तो ये तो भूल ही जाओ भाई साहब, इसको इधर फेंक दोगे तो ये जीरो से मल्टीप्लाई हो गया। अभी इसको करते हैं, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ओके यहाँ पे 3/2 है, आई एम सॉरी, ये हो गया 3/2, तो 3/2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया, माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, और ये भाई साहब 3/2 है, तो इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा x इंटू 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 3/2 माइनस 1, तो ये हो गया 1/2 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये तो भाई साहब नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो दिस शुड बी इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 3/2 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ये कैंसिल, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 3x स्क्वायर और इधर हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ये हो गया 1/2, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर भाई साहब आपका, ओके। अगर हमने यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे इसको कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 3/2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 1/2, हाँ मतलब एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ वैसे कर सकते हैं, तो अगर हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 1/2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x स्क्वायर, ये बचेगा, है कि नहीं भाई, देखो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 3/2 आएगा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, तो अभी इन दोनों में से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई
4 raised to half and d square by 4 minus 2x square is equal to 0। तो मतलब या तो ये 0 या तो ये 0, ठीक है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 रेज टू हाफ, ये अगर 0 होता है तो भाई साहब तकलीफ हो जाएगी। तकलीफ क्या हो जाएगी? इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि आपका नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं होता है। मतलब आप क्या करेंगे, एक्स अगर निकालेंगे रूट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर का कैसे रूट निकालेंगे, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, इरेशनल है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपको दूसरा वाला लेना पड़ेगा, क्या, डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब भाई साहब अगर हम दोनों तरफ रूट ले लें तो d बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d बाई 2 अंडर रूट 2। क्या ये समझ में आ रहा है, x की वैल्यू d बाई 2 अंडर रूट 2। आपका ऑप्शन देख लीजिए भाई साहब, x की वैल्यू d बाई 2 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा भाई साहब ऑप्शन डी। दिस विल बी ऑप्शन डी। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? x की वैल्यू हो गई d बाई 2 अंडर रूट 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे।